हेलो फ्रेंड्स, बीएससी की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। माय नेम इज़ आशीष गिरी और आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी थर्ड ईयर जूलॉजी का सेकंड सेमेस्टर है बायोटेक्नोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, बायोलॉजिकल टूल्स एंड टेक्निक्स एंड बायोस्टैटिक्स। दोस्तों, इस सेमेस्टर से फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर ऑलरेडी मैं कवर कर चुका हूँ। हमने स्टार्ट किया था सेकंड चैप्टर एंजाइमोलॉजी ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया था मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। वो सब मैं कवर कर चुका हूँ और उसका नोट्स भी मैं प्रोवाइड कर चुका हूँ। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम के बारे में। आज हम पॉलीमरेज एंजाइम को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यदि आपने हमारा बायोबुकटेक एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आपको नोट्स मिल जाएंगे। ऑलरेडी एंजाइमोलॉजी से रिलेटेड जितने भी नोट्स हैं मैं वहाँ पर प्रोवाइड कर चुका हूँ और पीडीएफ भी आपको मिल जाएंगे बीएससी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के नाम से। बिल्कुल फ्री एप्लीकेशन है। इसके बाद दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल बायोबुकटेक को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम जो ग्रुप बना हुआ है वो भी बिल्कुल फ्री है। वहाँ पर आपको नोट्स वगैरह मिल जाएंगे, जो भी पीडीएफ के फॉर्म में जो भी नोट्स आप लोग चाहते हैं वहाँ पर जितने भी नोट्स हैं आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। जितना भी नोट्स मेरे पास अवेलेबल होता है मैं वहीं पर प्रोवाइड करता हूँ और बीएससी के रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन देना होता है वो मैं वहीं पर आपको शेयर करता हूँ। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हेडिंग डाल लीजिए डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। आज की इस वीडियो के अंदर हम डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम के बारे में काफ़ी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, इस टॉपिक को समझने के साथ साथ आप नोट्स भी बनाएंगे, क्योंकि एग्जाम पेपर में कई बार ये 7.5 नंबर या 10 नंबर में लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है। तो ये नोट्स आपके एग्जाम पेपर के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम के बारे में। दोस्तों, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्या होता है? ये डीएनए का पॉलीमराइजेशन करता है। इसके नाम में ही इसका मेन फंक्शन छुपा हुआ है। अगर आप इस वर्ड को स्प्लिट करें तो निकल कर आएगा डीएनए प्लस पॉली प्लस मर्स। डीएनए हम लोग जानते हैं न्यूक्लिक एसिड होता है, हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है। पॉली का मतलब होता है मेनी, बहुत सारे। मर्स का मतलब होता है यूनिट। यानी दोस्तों सिंपली डीएनए जो होता है वो न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर होता है। तो न्यूक्लियोटाइड को जो आपस में जोड़ने का काम होता है वो किसका होता है? एक ऐसा एंजाइम जो डीएनए का पॉलीमराइजेशन करता है, उसी को कहा जाता है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। राइट। पॉलीमराइजेशन क्या होता है? बहुलीकरण। जैसे फॉर एग्जांपल बीएससी थर्ड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने डेफिनेटली पढ़ा होगा बहुलीकरण के बारे में। बहुलीकरण क्या होता है? उसमें बहुत सारी जो छोटी छोटी यूनिट्स होती हैं, एक सिंगल यूनिट आपस में जुड़ करके बहुत सारी एक तरीके से एक स्ट्रक्चर बना लेती हैं। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग एक लाइन में अगर काफ़ी सारे इंसान खड़े हों, काफ़ी सारे लोग खड़े हों, उनको एक दूसरे का हाथ पकड़ा दिया जाए। ठीक है। अभी तक वो एक दूसरे का जब तक उन्होंने हाथ छोड़ा हुआ था तब तक वो एक सिंगल यूनिट थे, यानी क्या थे? मोनोमर थे। राइट। लेकिन जैसे ही वो एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं तो वो पॉलीमर बन जाते हैं, एक पूरी चेन बन जाती है। तो इसी को कहा जाता है पॉलीमराइजेशन। सिंपल। राइट। एक बार फिर से मैं आपको रिपीट करता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल एक बहुत सारे लोगों की एक लाइन लगी हुई है। ठीक है। जब तक उन्होंने एक दूसरे का हाथ छोड़ा हुआ था दैट मीन्स वो क्या थे? मोनोमर थे, एक छोटी सी सिंगल यूनिट थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ा तो एक लंबी सी एक चेन बन गई। तो इस चेन को हम कहेंगे पॉलीमर। ठीक है। तो इस घटना को आप क्या कहेंगे? पॉलीमराइजेशन। तो यहां पर किसके पॉलीमराइजेशन की बात हो रही है? डीएनए के। नाम था डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। यानी दोस्तों एक ऐसा एंजाइम जो डीएनए का पॉलीमराइजेशन करता है, डीएनए का बहुलीकरण करता है। ठीक है। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा इसका मेन फंक्शन। और जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी तक डीएनए की स्ट्रक्चर, डीएनए का रेप्लिकेशन प्रोसेस अच्छे से अभी तक नहीं समझा है तो उनको जेनेटिक इंजीनियरिंग में काफ़ी प्रॉब्लम होगी। आप लोगों के लिए बायोटेक्नोलॉजी काफ़ी टफ हो जाएगा। तो मैं आपसे सबसे पहले रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग सबसे पहले डीएनए की स्ट्रक्चर को पढ़ लें अच्छे से, जो कि मैं डिस्कस कर चुका हूँ। डीएनए का रेप्लिकेशन आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। बेसिकली इस टॉपिक के अंदर दोस्तों आपको डीएनए का रेप्लिकेशन प्रोसेस ही बेसिकली इसमें डिस्कस किया जाएगा। ठीक है। तो जितने भी स्टूडेंट जिन्होंने डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ा होगा वो मुझसे भी आगे जा सकते हैं इस टॉपिक में। राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। मुझसे भी आगे का मेरा मतलब है कि जैसे जैसे मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ वो एक स्टेप आगे रहेंगे, कि आगे यहाँ पर मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ वो भी समझ जाएंगे वो। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एंजाइम दैट एड सक्सेसिव न्यूक्लियोटाइड टू ए ग्रोइंग डीएनए स्ट्रैंड आर कोल्ड डीएनए पॉलीमरेज। देखिए दोस्तों, डीएनए का जब रेप्लिकेशन होता है हमें पता है कि एक टेम्पलेट डीएनए होता है। ठीक है। अब उस टेम्पलेट डीएनए से हमें उसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड की सिंथेसिस करना है तो हमें न्यूक्लियोटाइड्स जोड़ने पड़ेंगे। तो वो जो न्यूक्लियोटाइड के जोड़ने का काम है वो डीएनए पॉलीमरेज ही करता है। राइट। वो सक्सेसिवली डीएनए के न्यूक्लियोटाइड को ऐड करता रहता है। ठीक है। तो एंजाइम दैट ऐड सक्सेसिव न्यूक्लियोटाइड टू ए ग्रोइंग डीएनए स्ट्रैंड आर कॉल्ड डीएनए पॉलीमरेज। दिस प्ले इंपॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन।
दोस्तों ये जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है ये डीएनए रेप्लिकेशन के प्रोसेस के ड्यूरिंग काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है, राइट, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और जिस समय आप इस विट्रो के अंदर डीएनए का सिंथेसिस करते हैं उस समय भी डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की आवश्यकता होती है, उस समय भी विट्रो सिंथेसिस के अंदर ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दीज हैव 3 साइट्स फॉर अटैचमेंट। ये जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है इसमें 3 साइट्स होती हैं अटैचमेंट के लिए। सबसे पहला टेम्पलेट साइट। टेम्पलेट साइट पर क्या होता है? टेम्पलेट साइट होती है फॉर द अटैचमेंट ऑफ टू द टेम्पलेट डीएनए। ये जो टेम्पलेट डीएनए है, क्योंकि हमें पता है भाई डीएनए का रेप्लिकेशन करना है, हमें एक नए स्ट्रैंड की सिंथेसिस करनी है, तो हमें उसका टेम्पलेट चाहिए, ठीक है, जिससे कि हम उसके कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड की सिंथेसिस कर सकें। तो टेम्पलेट कहाँ पर जुड़ेगा? टेम्पलेट साइट पर जुड़ेगा। दूसरा साइट है ट्राईफॉस्फेट साइट। ट्राईफॉस्फेट साइट फॉर अटैचमेंट ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड 5 ट्राईफॉस्फेट, ये इसके अटैचमेंट के लिए है। थर्ड साइट है वो है प्राइमर टर्मिनस साइट। इस साइट पर कौन जुड़ता है? अटैचमेंट ऑफ द 3-OH एंड ऑफ द डीएनए प्राइमर, राइट। तो ये 3 साइट होती हैं जो कि डिफरेंट आपने देखा कि अटैचमेंट के लिए होती हैं। तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्या है? तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम आर ग्रुप ऑफ एंजाइम। एक तरीके से एंजाइम्स का ग्रुप होता है दैट कैटलाइज द सिंथेसिस ऑफ डीएनए ड्यूरिंग रेप्लिकेशन। जिस समय डीएनए का रेप्लिकेशन होता है उस समय ये एंजाइम कैटलिसिस की तरह वर्क करते हैं, एक तरीके से ये उत्प्रेरक का काम करते हैं, ठीक है। द मेन फंक्शन ऑफ डीएनए पॉलीमरेज इज टू डुप्लीकेट द डीएनए कंटेंट ए सेल ड्यूरिंग सेल डिवीजन। जिस समय सेल डिवाइड होती है उस समय इनका मेन काम होता है, जिस समय डीएनए डुप्लीकेशन होता है तो ये एंजाइम उसी में हेल्प करते हैं, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। So guys, there are 3 DNA polymerase enzyme that participate in the process of DNA replication. DNA replication के अंदर 3 टाइप के polymerase enzyme हैं जिसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे 1 by 1। वो एंजाइम जो होते हैं वो DNA replication के प्रोसेस में हेल्प करते हैं, यानी कि कोई सिंगल एंजाइम नहीं है। DNA polymerase के 3 टाइप्स हैं। पहला है DNA polymerase फर्स्ट, जिसे हम शॉर्टकट में डिनोट करते हैं पोल फर्स्ट। इसकी डिस्कवरी की थी आर्थर कॉन्गबर ने 16 अप्रैल 1956 में। इनके जो साथी थे बायोकेमिस्ट, उन्होंने सबने मिलकर इसको आइसोलेट किया था, ठीक है। फिर उसके बाद डिस्कवर किया गया डीएनए पॉलीमरेज सेकंड। स्टार्टिंग में ये समझा जाता था कि डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जो एंजाइम होता है बस यही है जो डीएनए के रेप्लिकेशन में मदद करता है। लेकिन फिर जब इन्होंने इस एंजाइम की मदद से डीएनए का जो सिंथेसिस है वो विट्रो में जब इसका सिंथेसिस करना स्टार्ट किया तो उन्होंने देखा कि कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड का सिर्फ एक छोटा सा स्ट्रेच ही मिल पा रहा है, मतलब एक छोटा सा ही स्ट्रैंड मिल पा रहा है, और लगभग जबकि जो सिंथेसिस में हमें चाहिए पूरे टेम्पलेट के जरिए जो उसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनेगा, हमें पूरा कंप्लीट सिंथेसिस चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऐसा पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। तब इन्होंने ये आइडिया लगाया कि भाई इसके सिंथेसिस में लगता है और भी एंजाइम्स है जो इन्वॉल्व हैं, सिर्फ इस अकेले एंजाइम की मदद से ऐसा नहीं होता है। तब जाकर के दूसरी जो डिस्कवरी हुई वो 1917 में हुई, डीएनए पॉलीमरेज सेकंड एंजाइम, ठीक है। इसको हम पोल सेकंड से डिनोट करते हैं। इसको किसने डिस्कवर किया? आर्थर कॉन्गबर्ग के जो बेटे थॉमस कॉन्गबर्ग ने किया था 1917 में, यानी इन्हीं के बेटे ने इसको डिस्कवर किया था। उसके बाद थर्ड एंजाइम जो है डीएनए पॉलीमरेज थर्ड एंजाइम, राइट, इसको हम पोल थर्ड से डिनोट करते हैं। इसकी भी डिस्कवरी आर्थर कॉन्गबर्ग के जो बेटे हैं थॉमस कॉन्गबर्ग, इन्होंने इसको डिस्कवर किया था। ये एंजाइम सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम है। अगर आपके एमसीक्यूज़ में क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि डीएनए रेप्लिकेशन में जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मेजर एंजाइम है वो कौन सा है, और यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए जाए या एक और ऑप्शन इसके साथ दे दिया जाए, तो आप लोग डीएनए पॉलीमरेज थर्ड पर टिक करेंगे, ठीक है। स्टार्टिंग में ऐसा माना जाता था कि फर्स्ट है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, थर्ड एंजाइम है। अभी मैं आपको इसका रीज़न बताऊँगा, ठीक है। तो ये जो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड एंजाइम है इसको हम हार्ट ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन भी बोलते हैं, इसके बिना नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम है। अब हम यहाँ पर 1 by 1 डिस्कस करेंगे डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, राइट। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई थिंक आप लोग बोर नहीं हो रहे होंगे। चलिए डिस्कस करते हैं डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट एंजाइम के बारे में। दिस एंजाइम हैज़ बीन स्टडीड इन ई कोलाई इन डिटेल। दोस्तों ये जो एंजाइम है, जो ई कोलाई बैक्टीरिया होते हैं उसके अंदर इसको काफ़ी डिटेल में स्टडी किया गया, इसके बारे में काफ़ी डिस्कस किया गया। आप लोग देख सकते हैं सेकंड की खोज कब हुई थी, लगभग 5, यहाँ पर कई सालों का गैप आपको दिखाई दे रहा होगा, यानी इसके बारे में काफ़ी डिटेल में लोगों ने स्टडी किया था। इट इज़ रफली स्फेरिकल विद, इसका जो डायमीटर है स्फेरिकल यानी गोल आपको दिखाई दे रहा होगा, अंडाकार दिखाई दे रहा होगा। ये डायग्राम है डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट का, राइट।
इसका जो डायमीटर है वो लगभग 6.5 नैनोमीटर है। इट हैज़ मोलिकुलर वेट, इसका जो मोलिकुलर वेट है वो लगभग 1,90,000 डाल्टन है। एंड इज फॉर्म्ड ऑफ ए सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन, जिसके अंदर लगभग 1000 अमाइनो एसिड रेजिड्यू हैं, राइट। ए डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट मॉलिक्यूल इन रियलिटी इज ए कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। अगर आप देखें तो ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। इट इज फॉर्म ऑफ ए डीएनए पॉलीमरेज 3' 5' एक्सोन्यूक्लियोसाइट। इसमें दो तरह के, ये जो है दो एक्टिविटी शो करता है। अभी आपको इसकी यूनिक जो मेन बात है जो कि इसको पॉलीमरेज सेकंड पॉलीमरेज थर्ड से अलग करती है, उसके बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूँ, राइट। डीएनए पॉलीमरेज 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियोसाइट एंड 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियोसाइट, इसमें दोनों साइट प्रेजेंट होती है और इन दोनों साइट की मदद से ये दो एक्टिविटी परफॉर्म करता है, जिसके बारे में मैं जस्ट अभी डिस्कस करूंगा। डोंट वरी, अगर नहीं समझ में आया तो समझ में आ जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। ये तो हमने इसके स्ट्रक्चर से रिलेटेड इसको डिस्कस किया। अगर आप इसका डायग्राम देखना चाहते हैं तो डायग्राम भी देख लीजिए। सिंपल है इसका डायग्राम, मतलब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स आपको भले ही लग रहा हो। देखिए ये इसमें जैसा कि मैंने आपको कहा, इसमें कई तरह की साइट्स होती हैं, ठीक है। 5 स्पेसिफिक बाइंडिंग साइट ऑन द स्फेरिकल मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट में लगभग 5 स्पेसिफिक बाइंडिंग साइट्स होती हैं, राइट। नंबर फर्स्ट टेम्पलेट साइट, ये इसका टेम्पलेट साइट, ठीक है। दूसरा होता है, ये किसके लिए होता है, ये फॉर बाइंडिंग द टेम्पलेट डीएनए, ये टेम्पलेट डीएनए के बाइंडिंग के लिए होता है। दूसरा होता है प्राइमर साइट, फॉर बाइंडिंग प्राइमर स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। डीएनए का जो प्राइमर, हमें पता है कि भाई अगर हमें सिंथेसिस स्टार्ट करना है, इनिशिएट करना है, तो हमें प्राइमर की रिक्वायरमेंट होती है। तो प्राइमर के लिए भी एक अलग से साइट होता है जिससे कि सिंथेसिस स्टार्ट हो सके। तीसरा है यहाँ पर प्राइमर टर्मिनस साइट, ये किसके लिए होता है, फॉर 3 हाइड्रोक्सिल टर्मिनस ऑफ प्राइमर। और यहाँ पर चौथा है 5 ट्राइफॉस्फेट साइट और पांचवा है 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस साइट। तो टोटल कितने हैं, 5 साइट्स होते हैं। ये जो दो आप डायग्राम देख रहे हैं, इसमें टेम्पलेट साइट आपको दिखाई दे रहा होगा, वो इसका एक्सोन्यूक्लियस साइट होता है, ठीक है। एक्सोन्यूक्लियस साइट का क्या फंक्शन होता है और 5' to 3' डायरेक्शन, ये तो सब आपको ऑलरेडी पता ही होगा आई थिंक, अगर आपने डीएनए की स्ट्रक्चर या इसका रेप्लिकेशन प्रोसेस वाला वीडियो देखा होगा। ये देखिए, ये इसमें प्राइमर टर्मिनस साइट्स होता है यहाँ पर, और ये नीचे प्राइमर है, ठीक है। प्राइमर से ही यहाँ पर जो डीएनए का रेप्लिकेशन का प्रोसेस है वो इनिशिएट होता है। तो ये इसका डायग्राम आप एग्जाम पेपर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। देखिए दोस्तों, अब मैं आपको एक पॉइंट समझाने वाला हूँ जिससे कि आपको पता चल जाए कि एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी क्या होती है, राइट। इसको आपको समझना होगा। दोस्तों, ये जो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट एंजाइम होता है, इसके 3 मेन फंक्शन होते हैं, इसके 3 मेन कार्य होते हैं। पहला कार्य तो क्या है, 5' to 3' पॉलीमरेज एक्टिविटी। पहला काम तो ये है इसका कि ये जो है कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड की सिंथेसिस में हेल्प करता है। इसमें सिंपली क्या करता है, हमें पता है डीएनए की जो सिंथेसिस होती है 5' to 3' डायरेक्शन में होती है। तो एक तो इसका सिंपल सा काम ये है कि भाई इसका पॉलीमराइजेशन करना, ठीक है। दूसरा काम ये जो परफॉर्म करता है वो करता है एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी शो करता है, वो भी 5' to 3' और 3' to 5' दोनों तरफ ये एक्टिविटी शो कर रहा है। और यही इसकी सबसे ज़्यादा यूनिक बात है। एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी क्या है, यही सबसे ज़्यादा आपके माइंड में क्वेश्चन होगा जो आपको कंफ्यूज कर रहा होगा। एक्सो मतलब बाह्य, ठीक है, बाहरी रूप से कटिंग करना। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखिए, जैसे यहाँ पर मैं एग्जांपल देकर आपको समझा रहा हूँ। ये क्या है, ये टेम्पलेट डीएनए है, राइट। हमें पता है जब डीएनए का रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है तो हमें एक टेम्पलेट की आवश्यकता होती है। तो ये वो टेम्पलेट डीएनए है, राइट। इसमें आप देख रहे होंगे सीक्वेंस ATCGTACG, ठीक है, ये एक तरीके से सीक्वेंस है बेस पेयर का। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये क्या है, इसको हम मान लेते हैं प्राइमर है, ठीक है। ये इसका यहाँ पर प्राइमर में देखिए सिंपली TAGC, हमेशा T के साथ बाइंड करता है। ये आपने चारगाफ नियम आपने पढ़ा होगा, इसमें ज़्यादा कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारा पॉलीमरेज एंजाइम है, ठीक है। अब देखिए आगे क्या होगा, आगे जब यहाँ पर नए स्ट्रैंड की सिंथेसिस होती रहेगी, यहाँ पर नए बेस पेयर जुड़ते रहेंगे T के साथ, यहाँ पर फिर दोबारा से यहाँ A लाना पड़ेगा, फिर A के साथ T, C के साथ, फिर यहाँ पर G के साथ यहाँ पर C। यहाँ पर सिंपली हो क्या रहा है, सपोज दोस्तों ऐसा हो जाए कि इस T के साथ G आकर जुड़ जाए, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि गलत बेस पेयर जुड़ जाते हैं, रोंग बेस पेयर अगर आकर के जुड़ जाए, रोंग न्यूक्लियोटाइड अगर जुड़ जाए तो क्या होगा। तो उस समय दोस्तों जब रोंग न्यूक्लियोटाइड जुड़ जाता है तो ये प्रूफ रीडिंग करता है, ये एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी शो करता है। ये क्या करता है, ये एंजाइम ये उसको कट करता है, वहाँ से रिप्लेस करता है, राइट। उस जो गलत न्यूक्लियोटाइड ऐड हुआ है उसको ये हटाता है, राइट। यानी एक तरफ आप देख रहे हैं ये पॉलीमराइजेशन में भी हेल्प कर रहा है, एक तरफ ये बंदों को जोड़ रहा है, दूसरी तरफ काटता भी है,
ठीक है, जोड़ता भी है, काटता भी है, कटिंग भी करता है। कटिंग कब करता है? जब कोई रॉन्ग न्यूक्लियोटाइड आकर के जुड़ जाए तो ये जो है उसको कट करता है, इसको कहा जाता है प्रूफ रीडिंग, राइट। तो और ये दोनों तरफ एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी शो करता है। जनरली देखिए क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल डीएनए की जो सिंथेसिस है, अगर वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में हो रही है, तो ये तो बिल्कुल कॉमन सी बात है कि जब वहाँ पर हम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी शो करेंगे, यानी इसको हम कटिंग करेंगे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर किस तरफ हमें जाना पड़ेगा, 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में। लेकिन ये जो है दोनों तरफ अगर हमें न्यूक्लियोटाइड हटाना है यहाँ पर, जैसे एग्जाम्पल एक बार फिर से मैं समझाता हूँ। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर एक गलत न्यूक्लियोटाइड ऐड हो गया है, ठीक है, यहाँ पर जब सपोज यहाँ पर एक कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड यहाँ पर सिंथेसिस हो रही है इस 5 प्राइम डायरेक्शन से 3 प्राइम डायरेक्शन की तरफ, तो अगर यहाँ पर यदि कोई गलत न्यूक्लियोटाइड ऐड हो जाए तो उसको कट करने के लिए हमें वापस आना पड़ेगा 3 प्राइम से 5 प्राइम डायरेक्शन की तरफ। ये जो है दोनों तरफ से कट कर सकता है। ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में भी एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी शो कर सकता है और 3 प्राइम से 5 प्राइम तरफ भी, ठीक है। इसको हम प्रूफ रीडिंग एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी भी बोलते हैं। तो ये इसका मेन फंक्शन होता है और ये इसकी एक स्पेसिफिक एक यूनिक बात होती है, जिसकी वजह से डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट एंजाइम जो दूसरे एंजाइम से, जो कि पॉलीमरेज सेकंड और पॉलीमरेज थर्ड होता है, उनसे डिफरेंशिएट करता है। जबकि दूसरों में आप देखें तो उसमें सिर्फ 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी ही शो कर पाते हैं, चाहे आप पॉलीमरेज सेकंड की बात करें या थर्ड की, ठीक है। पॉलीमरेज फर्स्ट जो है इसी बात के लिए थोड़ा सा यूनिक होता है। ये अलग बात है। अभी मैं एक और टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उस पर कई बार शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अगर सपोज आपने उसके एक ऐसी साइट को कट कर दिया जिससे कि वो जो 3 प्राइम टू 5 प्राइम जो प्रूफ रीडिंग वाला प्रोसेस है, प्रूफ रीडिंग वाला जो एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी है, उसको शो ही नहीं करेगा अगर आपने उसका एक मेन साइट कट कर दिया। यानी कि ये जो आप देख रहे हैं ये 2 साइट है, जैसे कि मैंने आपको कहा डीएनए पॉलीमरेज के अंदर 2 साइट हैं, एक 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस साइट होता है, दूसरा होता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस साइट। अगर इन दोनों में से आपने कोई साइट कट कर दिया, हटा दिया, उससे अलग कर दिया, सेपरेट कर दिया, तो क्या होगा? सिर्फ वो वही एक्टिविटी शो करेगा जो उसके अंदर प्रॉपर्टी मौजूद होगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने इसको कट कर दिया तो सिर्फ ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी ही शो कर पाएगा। समझ रहे हो ना दोस्तों? अगर आपने इसको हटा दिया फिर ये इस 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी को शो कर पाएगा। वो मैं जस्ट अभी आपको बताने वाला हूँ, अभी आप इसको फटाफट नोट डाउन कीजिए। चलिए स्टूडेंट, हेडिंग डाल लीजिए लिनाव फ्रेगमेंट। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यदि आप एक बीएससी के स्टूडेंट है तो आपके एग्जाम पेपर में 2 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, व्हाट इज लिनाव फ्रेगमेंट? लिनाव फ्रेगमेंट क्या है? अगर आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हैं, या एमएससी एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हैं, या सीएसआईआर नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो लिनाव फ्रेगमेंट से रिलेटेड कई तरह के एमसीक्यूज बनाए गए हैं, ठीक है। सीएसआईआर में बेसिकली पार्ट बी के अंदर ये क्वेश्चंस पूछा गया था। चलिए डिस्कस करते हैं इसके बारे में। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि लिनाव फ्रेगमेंट है क्या। दोस्तों, जब आप डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट एंजाइम को किसी प्रोटीएज एंजाइम, जैसे फॉर एग्जांपल आप सबस्टाइलिसिन या ट्रिप्सिन के साथ उसको ट्रीट करते हैं, तो ये 2 फ्रेगमेंट में टूट जाता है, यानी कि 2 फ्रेगमेंट में इसका क्लीवेज हो जाता है। एक फ्रेगमेंट लार्ज होता है, बड़ा होता है, और एक फ्रेगमेंट स्मॉल होता है। अब यहाँ पर लार्ज फ्रेगमेंट के अंदर क्या प्रॉपर्टी है और स्मॉल फ्रेगमेंट के अंदर क्या प्रॉपर्टी है, ये हमें यहाँ पर समझना है। उसी के बेस पर आप समझ पाएंगे कि लिनाव फ्रेगमेंट क्या है, राइट। व्हेन द पॉलीमरेज फर्स्ट इज ट्रीटेड विद प्रोटीएज लाइक सबस्टाइलिसिन या ट्रिप्सिन, इट क्लीव इनटू 2 फ्रेगमेंट। ये 2 फ्रेगमेंट्स में क्लीव हो जाता है, टूट जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। एक होता है लार्ज फ्रेगमेंट, एक होता है स्मॉल फ्रेगमेंट। लार्ज फ्रेगमेंट के अंदर कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं? हमें पता है दोस्तों, जो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट एंजाइम है उसके 3 मेन कैरेक्टर मैंने अभी आपको जस्ट बताया था। एक तो ये जो है 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में पॉलीमरेज एंजाइम की जो एक्टिविटी है, यानी पॉलीमराइजेशन का जो एक्टिविटी है वो शो करता है, राइट। किस डायरेक्शन में? 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन, जो कि एक नॉर्मल होता है। उसके बाद ये एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी शो करता है 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में, और साथ में ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में भी एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी शो करता है। यही एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि इसको पॉलीमरेज सेकंड और पॉलीमरेज थर्ड एंजाइम से डिफरेंशिएट करती है, क्योंकि ये जो है दोनों तरफ से 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में भी ये एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी शो कर सकता है और 3 प्राइम से 5 प्राइम डायरेक्शन में भी शो कर सकता है। तो जिस समय आप इसको फ्रेगमेंट में तोड़ते हैं तो लार्ज फ्रेगमेंट के अंदर ये 2 प्रॉपर्टी आ जाती है, और जो स्मॉल फ्रेगमेंट होता है उसके अंदर 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में जो एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है वो जो प्रॉपर्टी है वो इसके अंदर चली जाती है। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा कि एक प्रॉपर्टी जो थी डीएनए पॉलीमरेज की, हमने उसको सेपरेट कर दिया। जैसे ही आप इसको अलग करते हैं, इसको खंडों में डिवाइड करते हैं, तो लार्ज फ्रेगमेंट के अंदर ये 2 प्रॉपर्टी चली गई जो कि एक नॉर्मल एंजाइम की होती है,
और जो स्मॉल फ्रेगमेंट है उसके अंदर ये प्रॉपर्टी चली गई, यानी कि जो यूनिक प्रॉपर्टी थी वो स्मॉल फ्रेगमेंट के अंदर चली गई, राइट। क्योंकि जनरली ऐसा होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी टेम्पलेट से एक नए कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड को सिंथेसिस कर रहे हैं, डीएनए का सिंथेसिस हो रहा है, ठीक है। तो अगर उसमें कोई गलती से कोई न्यूक्लियोटाइड, एक गलत न्यूक्लियोटाइड चला गया तो प्रूफ रीडिंग के लिए हमें उसको बैक आना पड़ेगा, हमें बैकवर्ड में आना पड़ेगा, क्योंकि सिंथेसिस किस डायरेक्शन में हो रही है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में। तो अगर उसमें कोई मिस्टेक होता है तो हमें वापस आना पड़ेगा, बैकवर्ड आना पड़ेगा, यानी 3 प्राइम से 5 प्राइम डायरेक्शन में आना पड़ेगा। तो ये जो डायरेक्शन है ये एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी के बिल्कुल सही एक नॉर्मल डायरेक्शन है, ठीक है। लेकिन इसमें दोनों तरह के डायरेक्शन में हो सकता है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी भी इसमें पाई जाती है, यानी कि सीधे, यानी कि जिस डायरेक्शन में ये पॉलीमराइजेशन की एक्टिविटी शो कर रहा है उसी डायरेक्शन में एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी भी शो कर सकता है, राइट। यही इसकी यूनिक प्रॉपर्टी थी जो कि सेपरेट हो गई है। अब जो लार्ज फ्रेगमेंट है जिसके अंदर ये दो प्रॉपर्टी है उसी को कहा जाता है लिनाओ फ्रेगमेंट। आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। इसका एग्जाम्पल है टैक पॉलीमरेज एंजाइम, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम्पल के फॉर्म में लिनाओ फ्रेगमेंट का एग्जाम्पल क्या है तो आप कहेंगे टैक पॉलीमरेज एंजाइम। तो ये आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। एमसीक्यूज़ कैसे पूछा जा सकता है, एमसीक्यूज़ में आपको इस तरह से जो डायरेक्शन है एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी का या पॉलीमरेज एक्टिविटी का, कुछ इसकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड इसमें बताया जा सकता है, ठीक है। एक एक क्वेश्चन पूछा जाएगा और उसमें एक ऑप्शन में आपको 4 प्रॉपर्टीज़ दी जाएगी और उसमें पूछा जाएगा आपसे कि इन चारों प्रॉपर्टी में से कौन सी प्रॉपर्टी लिनाओ फ्रेगमेंट शो करता है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बनाए जा सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं नंबर 2 डीएनए पॉलीमरेज सेकेंड एंजाइम के बारे में। सबसे पहले हम इसकी स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद इसके फंक्शन के बारे में। इट इज़ कंपैरेटिवली स्मॉल एंजाइम विद ए मोलिकुलर वेट। ये जो है कंपैरेटिवली स्मॉल होता है और इसका जो मोलिकुलर वेट है वो लगभग 1,20,000 डाल्टन होता है। इट्स बायोलॉजिकल फंक्शन इज़ नॉट येट फुली इस्टेब्लिश। इसका जो बायोलॉजिकल फंक्शन होता है वो पूरी तरह से अभी तक इस्टेब्लिश नहीं किया गया है। इट सीम्स टू रिपेयर डीएनए बाय फिलिंग गैप इन पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। दोस्तों जैसा कि हमें पता है डीएनए जो होता है वो न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ करके एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाते हैं। तो उस चेन में अगर किसी भी तरह का कोई गैप हो गया या फॉर एग्जांपल कोई न्यूक्लियोटाइड गलत उसमें ऐड हो जाता है तो वहाँ पर उसको हटाना, रिप्लेस करना प्रूफ रीडिंग के द्वारा और साथ में उसमें जो गैप होता है उसको फिल करना, ये काम किसका है, डीएनए पॉलीमरेज सेकेंड एंजाइम का। तो बेसिकली इसका जो मेन फंक्शन हो गया, इट वर्क्स इन द डीएनए रिपेयरिंग मैकेनिज्म, ठीक है। यानी कि डीएनए को रिपेयर करने में इसका मेन फंक्शन होता है। ये भी फर्स्ट की तरह बहुत ज़्यादा लंबा स्ट्रैंड्स नहीं बना पाता, इसीलिए मेन जो एंजाइम होता है डीएनए रेप्लिकेशन का वो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड ही रहता है, राइट। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप नोट डाउन करेंगे बाय फिलिंग गैप्स इन पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन दैट आर लेस देन 100 न्यूक्लियोटाइड्स द न्यूक्लियोटाइड रेजिड्यू आर एडिड इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। इसमें जो न्यूक्लियोटाइड रेजिड्यू जो ऐड होते हैं वो किस डायरेक्शन में ऐड होते हैं, 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन, जो कि एक नॉर्मल डायरेक्शन है। पॉलीमरेज सेकेंड कैन नॉट रिप्लिकेट लॉन्ग स्ट्रैंड बट कैन फिल डीएनए डुप्लेक्स। यहाँ पर ये बताया गया है कि जो पॉलीमरेज सेकेंड एंजाइम है ये एक लॉन्ग स्ट्रैंड का फॉर्मेशन या सिंथेसिस नहीं कर पाता डीएनए का, बट ये गैप को फिल करता है, ठीक है। इसका मेन काम क्या है, ये डीएनए की रिपेयरिंग में हेल्प करता है। तो इसके जो मेन फंक्शन होंगे जो डिफ्रेंशिएट करेंगे, ध्यान रखना है आपको डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में आपको डिफ्रेंशिएशन पता होनी चाहिए। फर्स्ट का यूनिक प्रॉपर्टी क्या थी वो मैंने आपको बता दिया। सेकंड में क्या होता है, ये जो है नॉर्मल एक्टिविटी शो करता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में। इसकी जो नॉर्मल पॉलीमराइजेशन की एक्टिविटी होती है वो 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में होती है, जो कि सभी एंजाइम की थी। जितने भी पॉलीमरेज एंजाइम थे वो सभी एक ही डायरेक्शन में पॉलीमरेज एक्टिविटी, जो पॉलीमराइजेशन की एक्टिविटी है उसको शो करते हैं। एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी इसके अंदर भी 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में होती है, जो कि एक नॉर्मल है। इट वर्क इन द डीएनए रिपेयरिंग मैकेनिज्म। इसका मेन फंक्शन क्या है, डीएनए का रिपेयरिंग करना। अब हम डिस्कस करते हैं डीएनए पॉलीमरेज थर्ड एंजाइम के बारे में। तो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड जो एंजाइम होता है, दिस एंजाइम वाज डिस्कवर्ड बाय टी कॉन्गबर्ग एंड एमएल गेफ्टर इन 1972। ये जो एंजाइम है इसको डिस्कवर किया था दो साइंटिस्ट, टी कॉन्गबर्ग एंड एमएल गेफ्टर ने 1972 में। इट इज़ द लार्जेस्ट। ये जो एंजाइम है ये डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, डीएनए पॉलीमरेज सेकंड, इन दोनों से
सबसे लार्जेस्ट होता है, मोस्ट कॉम्प्लेक्स होता है, यानी कि ज़्यादातर जटिल, उन दोनों के कंपैरिजन में ज़्यादा जटिल है और ज़्यादा एक्टिव भी रहता है, ज़्यादा सक्रिय होता है, राइट। तो इसके बारे में आपको नोट डाउन करना है, इसीलिए मैंने आपको कहा था कि ये जो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड एंजाइम है, ये डीएनए रेप्लिकेशन में सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इट इज़ द लार्जेस्ट, मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड मोस्ट एक्टिव एंजाइम आउट ऑफ 3 पॉलीमरेज एंजाइम, राइट। इट हैज़ मोलिकुलर वेट, इसका जो मोलिकुलर वेट है लगभग 9 लाख है, एंड कंसिस्ट ऑफ, इसमें लगभग 18 से 20 सब यूनिट्स होती हैं। ये इसकी स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, इसकी मेन सब यूनिट्स मैंने रिप्रेजेंट की है। ये अल्फा सब यूनिट है, ये बीटा है, ये डेल्टा है, एंड ये जो है इसमें अल्फा बीटा, ये गामा सब यूनिट्स है, ये टो है, ये एप्सिलॉन है, ये थीटा, यानी इसकी कुछ सब यूनिट है जिनके नेम गिवन किए गए हैं। इट हैज़ मोलिकुलर वेट आपने देख लिया है। उसके बाद बिकॉज ऑफ इट्स प्राइमरी रोल इन रेप्लिकेशन, इसका जो रेप्लिकेशन के अंदर प्राइमरी रोल की वजह से पॉलीमरेज थर्ड इज ऑल्सो कॉल्ड रिप्लिकेज एंजाइम, इसका नाम जो है रिप्लिकेज के नाम से भी इसे जानते हैं। इट इज़ फॉर्म्ड ऑफ ए सिंगल कैटालिटिक सब यूनिट, अल्फा सब यूनिट, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं डायग्राम में, एंड एटलीस्ट 9 to 12 डिफरेंट एसोसिएटेड सब यूनिट्स, लगभग इसमें 9 से 10 अलग अलग एसोसिएटेड सब यूनिट्स होती हैं जिनके अलग अलग फंक्शन होते हैं डीएनए रेप्लिकेशन के ड्यूरिंग, राइट। जिसमें से जो सम ऑफ सब यूनिट्स आर बीटा, गामा, डेल्टा, टो, एप्सिलॉन, थीटा, ये सारी जो है इसकी सब यूनिट्स होती हैं। दोस्तों इसकी जो सब यूनिट्स होती हैं इसी की वजह से, क्योंकि इसमें डीएनए का जो स्ट्रैंड्स होता है उसको होल्ड करने की कैपेसिटी होती है, जिसकी वजह से एक लॉन्ग स्ट्रैंड की सिंथेसिस हो पाती है, राइट। इसका मेन फंक्शन इसीलिए है डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए, डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए, राइट। इसमें भी जो सिमिलरिटी है ये भी एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी 3' to 5' डायरेक्शन में ही करता है, और जो पॉलीमराइजेशन की एक्टिविटी है ये भी नॉर्मल 5' to 3' डायरेक्शन में ही करता है। तो ये हमने डिस्कस किया डीएनए पॉलीमरेज थर्ड एंजाइम के बारे में, राइट। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड हमने कवर कर दिया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे डीएनए लाइगेज एंजाइम के बारे में। तो इस तरह से हमारा जो एंजाइमोलॉजी का चैप्टर है ये भी कंप्लीट हो जाएगा। तो वीडियो में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए, कोई भी आपको टॉपिक समझ में ना आए, तो आप कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।